योगदान रहा है, ऐसे श्री पद्मश्री PR कृष्ण कुमार जी, जो कि है ना हेड ऑफ आर्यवेद फार्मेसी कोयम्बतूर तमिलनाडु से है, बिलोंग करते हैं। उन्होंने भी कहा है ना कि अगर कोई वैद्य अगर अच्छा वैद्य बनना चाहता है तो उन्होंने आयुर्वेद के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी का भी उनको ज्ञान होना चाहिए। मॉडर्न मेडिसिन के फादर, जिनको हम हिपोक्रेटस के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी ना वो चीज पर एम्फेसाइज किया है कि है ना मॉडर्न मेडिकल साइंस का नॉलेज होने के साथ साथ डॉक्टर्स को एस्ट्रोलॉजी का भी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है ना। तो ऐसे मॉडर्न जो वैद्य है, जिनको आयुर्वेद के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी का भी जो नॉलेज रखते हैं, उन वैद्यों के लिए एक स्पेशल वर्ड्स यूज करते हैं, जिनका नाम है ज्योतिर्वेद्य ना, जिनका नॉलेज आयुर्वेद में भी है और साथ ही साथ में ना एस्ट्रोलॉजी में भी इनका नॉलेज रहता है। इसके अलावा अगर हम शास्त्र की बात करें तो शास्त्र में हमारे जो क्लासिकल टेक्स्ट है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में भी नक्षत्र और खगोलीय जो घटना है उनके एग्जाम्पल्स मिलते हैं। सबसे पहले मैं अगर चरक संहिता की बात करूं तो चरक संहिता में जब भी हम सूत्र स्थान पढ़ते हैं तो वहां पर एक हंसोदक का उल्लेख आता है, और हंसोदक में भी उन्होंने स्पेशली अगस्त्य स्टार का उल्लेख किया है। सेम चीज अष्टांग हृदय और हमारे सुश्रुत संहिता में भी है। इसके अलावा है ना पुष्यानुग नक्षत्र में है ना कुछ मेडिसिन कलेक्ट करने की बात करी हुई है। जब हम पुष्यानुग चूर्ण का अधिकार, रोग अधिकार पढ़ते हैं और उसमें कंटेंट्स की बात करते हैं, तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो अगर कोई भी वैद्य पुष्य नक्षत्र में करता है ना, तो उसका भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट बताया गया है। तो ये सारी चीजों का रोल हमारे आयुर्वेद में है। तो अब मैं हमारे है ना जो आज के स्पीकर है डॉक्टर कार्तिक है ना, उनको आमंत्रित करता हूं और उनको मंच सौंपता हूं कि वो आगे इस लेक्चर को बढ़ाए। आदरणीय डॉक्टर कार्तिकेय जी। धन्यवाद। सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूं ऑर्गेनाइजर्स का कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं अपने लोगों के बीच में, अपने छोटे भाई बहनों के बीच में और कुछ बड़े भाई बहन होंगे उनके बीच में अपनी बात रख पाऊं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। नक्षत्र विज्ञान का जो आज का विषय मैंने लिया है, ये विशेष तौर पे इसलिए लिया है कि ये हमारे आयुर्वेद का अभिन्न हिस्सा है। वैदिक काल से नक्षत्र विज्ञान या ज्योतिष विज्ञान हमारा वेद का, आयुर्वेद का, पुराणों का, उपनिषदों का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है, लेकिन अब नेग्लेक्ट हो गया है। नेग्लेक्ट होने के कारण बहुत सारे रहे। अच्छे ज्योतिषियों की कमी निसंदेह उसका एक बड़ा कारण थी। दूसरा, जितनी भी पिक्चर्स दिखाई जाती मेरे बाल्यकाल से जितनी भी मूवीज दिखाई जाती हैं, उसमें ज्योतिषी को जब भी दिखाया जाता है तो एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाता है कि जो झूठ बोल रहा है, ठगी कर रहा है, विज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है उसके पास, कुछ भी वो बताता है, फिर उसको कोई पैसे देता है तो वो उसका जो भविष्यवाणी है उसको बदल देता है। इस वजह से हम लोगों का ज्योतिष पे से थोड़ा थोड़ा विश्वास कम होता चला गया। जितना वैज्ञानिक आयुर्वेद है उतना ही वैज्ञानिक ज्योतिष है। ज्योतिष विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान उतना ही वैज्ञानिक है जितना हमारा आयुर्वेद। अब ये ज्योतिष विज्ञान या नक्षत्र विज्ञान आज मैंने क्यों लिया? इस नक्षत्र विज्ञान का वर्णन वेदों से है, वैदिक काल में भी था। सबसे पुराने जो माइलस्टोन्स अगर कहे जा सकते हैं किसी भी गति को देखने के लिए, पृथ्वी की उत्पत्ति को देखने के लिए, हमारे ऊपर प्रभाव को देखने के लिए, वो सबसे स्टेबल जो चीज है वो नक्षत्र है। जब मैं नक्षत्र वर्ड यूज कर रहा हूं तो इस नक्षत्र का मतलब ग्रह
और राशियां नहीं है। इसका मतलब नक्षत्र है। नक्षत्र वेदों में अनेक संदर्भ में यूज हुआ है। बहुत सारे लोग नक्षत्र को ग्रहों से भी जोड़ते हैं, राशियों से भी जोड़ते हैं, और नक्षत्र अपने आप में भी एक एंटिटी है, नक्षत्र है। तो इन सारी चीजों में से आज केवल नक्षत्र पर बात करेंगे, वरना विषय बहुत वृहद है। हमारे आयुर्वेद के इतिहास में जब हमको पढ़ाया जाता है तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हम अधिकतर बच्चे यूजी लेवल पे हम लोग यही जानते हैं कि अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद है। लेकिन जब भी हम किसी वैदिक परंपरा के व्यक्ति से बात करते हैं, या कोई वैदिक स्कॉलर जो होता है, या वेद की कोई यूनिवर्सिटी है, वहां जाकर आके बात करेंगे, तो वो आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद ना मान के ऋग्वेद का उपवेद मानते हैं। ऋग्वेद सबसे ज्यादा प्राचीन है, सबसे ज्यादा प्रमाणिक है। उसके बाद वेदांग है। जब वेदों का अध्ययन करना है तो उसको डिवाइड करना पड़ता है चैप्टर्स में। जैसे हम अपने अष्टांग आयुर्वेद में डिवाइड करते हैं अपने आयुर्वेद को, फिर उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया है, शल्यशाला के काय चिकित्सा, कुमार भृत्य और बहुत सारे, है ना, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। उसको अध्ययन की दृष्टि से डीपली उसकी स्टडी कर सकें, इसलिए हमने उसको सब्जेक्ट्स में हम लोगों को डिवाइड करना पड़ता है ना। हम डायरेक्ट संहिता नहीं पढ़ते हैं, उसको इस तरह से डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से जब हम लोग वेद को पढ़ते हैं तो उसके अध्ययन के सुगमता की दृष्टि से वेदांग बताए गए हैं, ताकि वेद का अध्ययन करने में सरलता हो हम लोग। उस वेदांग में एक महत्वपूर्ण अंग है ज्योतिष। अब ये ज्योतिष है, ये वेदांग में आया, फिर उधर उपनिषदों में आया। इसके रेफरेंसेस हमें ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में सब जगह मिलते हैं। पुराणों में इसका वर्णन है कथाओं के रूप में। उसके बाद संहिता काल में संहिताओं में वर्णन है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भागवत संहिता, और उसके बाद की उत्तरोत्तर सभी संहिताओं में लगभग सभी में मिलता है। इवन जो रस शास्त्र वाला काल था, उस रस शास्त्र के ग्रंथों में तो बहुत वृहद वर्णन मिलता है ग्रहों का, खासतौर। अब इस ज्योतिष में दो पार्ट आते हैं मुख्यतः, अगर मॉडर्न के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करेंगे। एक है एस्ट्रोनॉमी, एक है एस्ट्रोलॉजी। जो एस्ट्रोलॉजी है वो है जिसमें हम लोग किसी की जन्म पत्री बनाते हैं, उसके ग्रह देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, और उसका प्रिडिक्शन करते हैं कि भविष्य में आपके साथ ये घटना हो सकती है, ये घटना हो सकती है, या ये आपकी जीवन में व्यतीत हो चुका है, इस तरह की घटना हो चुकी है, वो है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी इज ए प्योर साइंस। एस्ट्रोनॉमी ये ऐसा साइंस है जिसके ऊपर नासा काम करता है। अगर हमारे पास उन ग्रहों की, उल्लकाओं की, नक्षत्रों की सटीक कैलकुलेशंस नहीं होंगी, सटीक डिस्टेंस नहीं होंगी, तो हम ये जो बहुत बार सुनते हैं ना कि आज हमारा चंद्रयान जा रहा है, आज हमारा मंगल ग्रह पे मंगलयान जा रहा है, ये संभव ही नहीं होगा अगर हमको इन ग्रहों की दूरी का, उनकी दिशाओं का, उनकी गति का, हमारी पृथ्वी की गति का, दोनों की आपस में जो गति है उसमें कितना डिफरेंस है, इन सब चीजों का, एग्जैक्ट डिस्टेंस का, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एस्ट्रोनॉमी में आती हैं। एस्ट्रोनॉमी इज ए साइंस। हमारे यहाँ केवल एस्ट्रोलॉजी के एक पक्ष को दिखाया कि फलित बताते हैं पंडित जी, इसका मतलब ज्योतिष। पर ज्योतिष मात्र इतना नहीं है, ज्योतिष बहुत बड़ा विज्ञान है। तो इस विज्ञान में आज हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ नक्षत्र विज्ञान इन आयुर्वेद, हम आयुर्वेद में ये एक हमारा डायमेंशन है जो हमारे से छूट गया है, जिसको हम लोग लगभग सब छोड़ के जा रहे हैं। ये प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में भी यूज कर सकते हैं हम लोग, और ट्रीटमेंट में उत्तरोत्तर यूज कर सकते हैं। बाद में कोशिश करी जा सकती है उसको कैसे कैसे उसको यूज किया जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अभी जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए कि हंसोदक का वर्णन है, पुष्यानवी चूर्ण में औषधि का वर्णन। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए सरल एग्जाम्पल्स ढूंढ के लाया हूँ। असंख्य एग्जाम्पल हैं चरक सूत्र वाग्भट में, है ना। उसमें से कुछ जो मोस्ट कॉमन है, जो निश्चित तौर पे सभी बच्चों ने फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के बच्चों ने, है ना, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उन्होंने भी अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में हंसोदक आदि एवं और भी कुछ मैं एग्जाम्पल दूंगा, वो सब पढ़े होंगे। अब उसकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा, लेकिन उससे होगा क्या, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उस नक्षत्र से क्या फर्क पड़ जाता होगा, ये सब समझना जरूरी है। तो कुछ एग्जाम्पल्स के सहारे उसको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा रिक्वेस्ट ऑर्गेनाइजर से कि मेरे को स्लाइड शेयर की अनुमति दी जाए।
हाँ जी डॉक्टर साहब, करवाती हूँ, 1 मिनट, है ना? हाँ जी। अच्छा, ये आई है। हो गई आपकी हाँ, आ स्लाइड गया शेयर? मैम। ओके जी, हाँ, ओके, थैंक यू। मैं आप सब देख पा रहे हैं स्लाइड्स को? हाँ जी डॉक्टर साहब, स्लाइड दिखाई दे रही है, ठीक है। जी। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी। तो सबसे पहले है आयुर्वेद बिलीव्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी। जैसा हम सब बहुत बहुत बार बहुत अ, आसान श्लोक है, सबको पता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, है ना? जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का और पिंड का यानी शरीर का डायरेक्ट संबंध है। कोई भी चेंज अगर ब्रह्मांड में आता है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। उसका प्रभाव जड़ी बूटियों के ऊपर पड़ता है, जो मेडिसिन के रूप में हम लोग यूज करते हैं, हमारे शरीर के ऊपर भी पड़ता है। देयर इज अ डीप रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड आयुर्वेदा। एस्ट्रोलॉजी आयुर्वेद का हिस्सा है। जितनी वैदिक साइंस है ये हमने पढ़ने के लिए आधुनिक काल में यूजीसी बनने के बाद सिलेबस में बांट ली, अलग अलग सब्जेक्ट बन गए। वैदिक काल में अब गुरुकुल में एक साथ पढ़ाया जाता था, गुरुकुलों में इन सब की शिक्षा एक साथ दी जाती थी। जो विद्यार्थी जिस तरफ ज्यादा ज्यादा पढ़ना चाहते थे उसको उस तरह की विद्या ज्यादा उपलब्ध कराई जाती थी, ज्यादा उस बारे में पढ़ाया जाता था। तो ये सब मिले जुले हैं, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, ये अलग अलग करके जब हम पढ़ते हैं तो हमेशा हमको ऐसा महसूस होता है कि अगर हमारे पास कुछ और होता तो हम इसको और अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते थे, इसको और अच्छे से ट्रीट कर सकते थे। नाउ मॉडर्न साइंस हैज आल्सो एक्सेप्टेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जैसा ऑर्डिनेटर साहब ने बताया था कि हिपोक्रेटिस ने बोला है, उन लोगों ने इसको नया नाम दिया है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। ये हमारे देश में कम चल रही है और विदेश में बहुत पॉपुलर हो रही है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। उससे वो लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि मेरे को किस किस स्रोत से या किस किस ऑर्गन से संबंधित बीमारी हो सकती है। उस एस्ट्रोलॉजी से वो प्रिडिक्ट करते हैं और उसकी प्रिवेंशन के लिए वो पहले से ही वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने शुरू कर देते हैं। जैसा हम लोग प्रकृति देख के बताते हैं बहुत बार, भाई आपकी वात प्रकृति है तो आपको वात प्रधान द्रव्य नहीं खाने चाहिए। आप अगर कफ प्रधान द्रव्यों का सेवन अधिक करेंगे तो आपकी वात प्रकृति है, आपका वात कुपित नहीं हो पाएगा या कम कुपित होगा। इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन चरक संहिता दैट पुनर्वसु आत्रेय टोल्ड, अपने अग्निवेश को बात करते उन्होंने बताया, देयर इज abnormality in the nakshatra graha chandra surya vayu and agni causing improper rasa guna virya vipak and prabhava in medicinal plant। यानी अगर प्रकृति में या एस्ट्रोनॉमी में नक्षत्र ग्रह चंद्र सूर्य वायु अग्नि इन सब में इम्बैलेंस होगा तो निश्चित तौर पे जो औषधि है उसके रस गुण वीर विपाक और प्रभाव पे फर्क पड़ जाए। ये हम बहुत बार देख भी चुके हैं कि जिस देश में औषधि उगती है उस देश में उगने से उस औषधि पे बहुत प्रभाव पड़ता है। उदाहरण देता हूं सरसों के तेल और नारियल के तेल का। दक्षिण भारत में उडुपी में केरला में नारियल का तेल सामान्यतः सभी घरों में यूज होता है। सब्जी बनाने के लिए हर काम में नारियल का तेल का प्रयोग होता है। यदि उसी नारियल के तेल का प्रयोग हम उत्तर भारत में करते हैं, हमको गैस्ट्रिक इरिटेशन कई बार देखने को मिलता है क्योंकि वो हमको देश साथ में नहीं है। सरसों का तेल उत्तर भारत में हर घर में यूज होता है, दाल में, सब्जी में, पराठे में, हर चीज में हम लोग छौंकने में भी उसको यूज करते हैं, वैसे भी उसका प्रयोग करते हैं। अभ्यंग मालिश भी सरसों के तेल से। दक्षिण भारत के लोगों में यदि सरसों का तेल का प्रयोग किया जाता है तो सीवर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, हाइपर गैस्ट्राइटिस हो जाता है, हाइपर एसिडिटी शुरू हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। इवन अगर वहां के लोगों को हम अभ्यंग करते हैं, जब मैं पंचकर्म विभाग में था, अगर हमने सरसों के तेल से किसी को अभ्यंग किया
वहां के लोगों की स्किन को सूट नहीं करता है, उनको दाने निकल आते हैं सरसों के तेल से। तो ये मात्र केवल हरिद्वार यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत में ही इतना अंतर आ जाता है, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब व्हाट इज नक्षत्र? जिस नक्षत्र की मैं बात कर रहा हूं, मैंने बताया कि ये ग्रह नहीं है, ये राशियां नहीं है, है ना। आज हम एक अलग नक्षत्र की बात करने वाले हैं। तो नक्षत्र है क्या? तो नक्षत्र शब्द जब वेद में वर्णन हुआ तो वहां तो जो उसके व्यास ने जो टीका करी, जैसे टीकाकार हम लोग पढ़ते हैं, तो उन्होंने व्यास ने जो टीका करी, उन्होंने बोला जिसका क्षय ना हो, है ना, जिसका कभी क्षय ना हो, जो स्थिर रहे हमेशा, वो एक एक मीनिंग। दूसरा मीनिंग उन्होंने बोला जो निरंतर गतिशील हो, जो निरंतर गतिशील हो और जिसका क्षय ना हो। यानी ये ऐसे आकाशीय पिंड हैं आकाश में जो एक जगह हमको स्थिर दिखाई देते हैं, क्षय नहीं होता, मतलब वो गायब नहीं होते, वो हमको लगातार दिखाई देते रहते हैं। हमको हम जब भी देखना चाहेंगे, आज से 500 साल पहले भी थे, आज से 5000 साल पहले भी थे, आज से 12,000 साल पहले भी थे, और आगे भी कई हजार साल तक हमको दिखते रहेंगे। ये जिसका क्षय ना हो से मतलब है वो हमेशा वहां पे स्थित रहते हैं। हम जब भी देखना चाहेंगे हमको दिख जाएंगे। हम उससे अगर कुछ भी चीज कैलकुलेट करेंगे, यानी वो एक माइल स्टोन है। उसको हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने माइल स्टोन के रूप में यूज किया, क्योंकि जो हमेशा स्थिर है। बाकी तो आप सभी बहुत अच्छा जानते हैं, सभी ग्रहों की गति होती है, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, मूव कर जाते हैं। तो अगर उसके परिप्रेक्ष्य में हम कुछ भी मापेंगे या पढ़ना चाहेंगे या समझना चाहेंगे, तो जब तक हम दोबारा समझेंगे वो वहां से जा चुका है। तो वो जब गति करके चुका होगा तो गति बढ़ चुकी होगी उसकी, वो आगे जा चुका होगा, तो उससे कोई भी डिस्टेंस नापने का कोई खास अर्थ नहीं रह जाएगा। जैसे अगर हरिद्वार और दिल्ली की गति है, दूरी नापनी है, तो एक निश्चित दूरी हम बता सकते हैं कि भाई दिल्ली और हरिद्वार दोनों स्थिर हैं, इसलिए एक दूरी बताई जा सकती है। अब यदि दिल्ली रोज मूव कर रहा हो, है, आज दिल्ली यहाँ है, कल को मेरठ की तरफ आ जाए, फिर और मुजफ्फरनगर की तरफ आ जाए, परसों हरियाणा की तरफ चला जाए, सहारनपुर की तरफ चला जाए, कुरुक्षेत्र के पास चला जाए, फिर क्या बताएंगे हरिद्वार से कितनी दूरी है दिल्ली की? बताना संभव नहीं होगा। यानी हमको कोई एक स्थिर चीज चाहिए जिसके इर्द गिर्द हम लोग सारी चीज परिभाषित कर सकें, कोई एक स्तंभ चाहिए, तो जिसका क्षय ना हो, इसलिए उसको नक्षत्र कहा। निरंतर गतिशील है दूसरा, दूसरा जो डेफिनेशन है वो निरंतर गतिशील है। तो गतिशील तो होते हैं निश्चित तौर पर, जैसे हम जानते हैं कि गैलेक्सीज भी मूव कर रही हैं, सूरज भी मूव कर रहा है, सन, है ना, हम सन के चारों तरफ हम घूम रहे हैं पृथ्वी से, और सन अपने आप और जगह घूम रहा है। अब हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी भी घूम रही है। तो गतिमान तो है, लेकिन वो हमसे इतनी अधिक दूरी पर हैं कि उनकी गति हमको प्रतीत नहीं होती। हमको ऐसा लगता है कि वो स्थिर हैं और हम उनके चारों तरफ गतिमान हैं। जैसा आपने बहुत बार देखा होगा, जब हम सफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो यदि हम देखें कि हमको खिड़की से, बस की खिड़की या ट्रेन की खिड़की से अगर सूरज दिखाई दे रहा है, तो हमारे बहुत लंबे सफर तक वो हमको लगातार उसी जगह दिखाई देता रहता है। हम घूमते रहते हैं, लेकिन वो सूरज हमको दिखाई देता रहता है लगातार। तो ऐसे ये हमसे इतना दूर है नक्षत्र, इतना अधिक दूर है कि हेलो डॉक्टर साहब, आवाज नहीं आ रही है। हेलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर कार्तिकेय, हेलो 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 डॉक्टर साहब। जी मैम। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है मैम? हाँ, अभी तो आ रही है। और स्लाइड आप मूव ऑन कर रहे हैं, स्लाइड वो फर्स्ट स्लाइड ही डिस्प्ले हो रही है। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी, स्लाइड्स आप मूव ऑन कर रहे हैं या यही स्लाइड बनाई है और भी है? नहीं, मैंने नहीं मैम, लगातार स्लाइड चल रही है। ओहो, तो वो स्लाइड भी थोड़ा सा अभी चैट बॉक्स में आया तो मुझे ध्यान गया कि भाई वो स्लाइड मूव ऑन नहीं हो रही है। थोड़ा सा एक आगे पीछे ओके। करके देख लीजिए, शायद कुछ हो जाए। क्या आप दिखाई दे रही है मैम? नहीं, अभी वो वही वाली है, प्लेस ऑन द अर्थ ऐसा करके जो आ रही है। नहीं, मैंने जो है इस समय नक्षत्र मेंशन इन अवर टेक्स्ट फॉर वेरियस ओकेजन। नहीं, वो नहीं दिख बस रहा है। एक बार अच्छा, हो सकता है नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम हो। हाँ मैं फिर जी, से हाँ एक बार जी। मूव करता हूँ।
क्या आप देख पा रहे हैं आप? हटा के फिर से हेलो, हाँ जी, हटा दें और फिर से एक बार शेयर वापस करें और शेयर करते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, एक बार एग्जिट वो स्लाइड को फुल स्क्रीन से निकाल के एक बार फिर से खोल लीजिए। हाँ अब हो गई डॉक्टर साहब, अब हुई थी। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करता हूँ मैम, नो प्रॉब्लम। जी हो गई थी अभी, है ना? एक बार आप फिर से कर जी, दीजिए तो हो जाएगी। जी निश्चित निश्चित। अब देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी ठीक है, अब ठीक है। ठीक है मैम, ओके शुरू करते हैं। आचार्य चरका has mentioned that water heated by sun in the day and cooled by moon at night and detoxified by August star is known as Hansoda, which is like अमृत, है ना? ये पीने के लिए बताया है शरद ऋतु में। इसमें अगस्त नक्षत्र की इंपॉर्टेंस बताई। इट मीन्स कि सूरज, चंद्रमा और अगस्त्य तीनों के कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसी क्वालिटीज उसमें आती हैं शरद ऋतु में, जिससे हमारे जल में औषधीय गुण अमृत के तुल्य, है ना? अमृत जैसा हो जाता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो अमृत ही हो जाता है, अमृत के तुल्य। जैसे अमृता है, गिलोय है, तो अमृत तो नहीं है, लेकिन अमृत के तुल्य गुण उसमें आ जाते हैं। वैसे ही गुण इस जल में भी आ जाते हैं। इन पुंसवन संस्कार, है ना, बहुत सारे ड्रग्स जब कलेक्ट करने के लिए आचार्य चरक ने बताया है, जीवक, ऋषभक, अपमार्ग आदि, कि ये सब हमको पुष्य नक्षत्र में ही कलेक्ट करनी चाहिए। पुष्य नक्षत्र में ही, पुष्य नक्षत्र एक स्पेशल नक्षत्र है जिसको हम बार बार पढ़ेंगे। बार बार पढ़ने में आता है कि पुष्य नक्षत्र में यदि ये काम करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जैसे एक तो ये हो गया पुंसवन, दूसरा है स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण प्राशन को भी पुष्य नक्षत्र में बोला है। पुष्य नक्षत्र में क्यों बोला है, उसका एक विशेष कारण है कि पुष्य नक्षत्र की क्वालिटीज प्लस उसके जो अधिपति हैं वो बृहस्पति हैं, यानी गुरु है। तो कोई भी कार्य की सिद्धि बृहस्पति ग्रह के अधीन मानी गई है, इसलिए पर्टिकुलर पुष्य नक्षत्र। इसको बाद की स्लाइड में हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। फिर से पुष्य नभ चूर्ण के लिए जो इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे किए जाने हैं उसके लिए आचार्य चरक ने बोला कि अगर इन घटक द्रव्यों को हम लोग पुष्य नक्षत्र में इकट्ठा करेंगे तो ये ज्यादा प्रभावी होता है, ये दवाई ज्यादा असर करती है। पुष्य नक्षत्र की और व्याख्या करते हुए जब बताया उन्होंने, तो महागध हस्तिक अगध पुष्य नक्षत्र में करते हैं तो उससे सभी प्रकार के हमारी जो समस्याएं हैं, ट्रीटमेंट है, उसको हम कर पाते हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी केवल जल के बारे में नहीं, इसके अलावा भी अनेक औषधियों के कलेक्शन के टाइम पे उन्होंने बार बार बताया है कि वायु, सूर्य और चंद्रमा, ये हमारे शरीर में जैसे वात, पित्त और कफ, तो जैसे शरीर में वात, पित्त, कफ का बैलेंस इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ब्रह्मांड में वायु, सूर्य और चंद्रमा का बैलेंस इंपॉर्टेंट है। अगर इनका बैलेंस वहां बिगड़ता है तो ब्रह्मांड में बहुत सारी विकृतियां पैदा हो जाती हैं। वो उल्लकापात के रूप में हो सकता है या वो कुछ और भी। आचार्य वाग्भट ने तो नक्षत्र के अलावा बहुत सारे ग्रहों का वर्णन किया है, जिन ग्रहों में पर्टिकुलर उन्होंने बताया है कि कौन कौन से रोग हो सकते हैं। हंसोदक का तो वर्णन तीनों आचार्यों ने किया ही है। आचार्य वाग्भट हैज explained that disease caused by bhutas, grahas are आगंतुक रोग। He further explains that disease caused by bhutas, grahas should be treated by worshipping the unfavorable graha, यानी बहुत सारे ग्रह रोग ग्रहों की पूजा करने से, अर्चना करने से, पूजा अर्चना से मतलब उनका एग्जैक्टली जो धूप बत्ती लेके पूजा कर जाती है वो नहीं है,
उससे तात्पर्य है कि उन ग्रहों का, जब आप उन ग्रहों को शांत करते हैं, शांति से मतलब है उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उन ग्रहों का पर्टिकुलर आपको प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये वाला रोग इस ग्रह से संबंधित है। यानी इस ग्रह का यदि हम चिकित्सा करेंगे तो वो जब ब्रह्मांड में चेंज आएगा तो हमारे शरीर में भी वो चेंज आएगा निश्चित तौर पे। तो अब आगे कुछ एग्जांपल देता हूं जिससे हम बता सकते हैं कि ये नक्षत्र आयुर्वेद में क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है हमारे तरक शिशुधर वाग्भट में अलग से, कि कैसे पढ़ा जाए इनको, कैसे समझा जाए, ये सब वर्णन अलग से आयुर्वेद में नहीं मिलता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, रिलेशन बिटवीन नक्षत्र एंड मंथ। हम लोग ऋतुचर्या पढ़ते हैं, ऋतुचर्या में हम लोग अलग अलग महीने पढ़ते हैं, अलग अलग ऋतु में, हर ऋतु में 2 माह आते हैं। लगभग हम सभी लोग जानते हैं कि कौन कौन से माह हैं। अब जैसे ये जो महीने हैं, है ना, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। आप देखिए ये नाम भी कितने साइंटिफिक हैं। चैत्र मास को चैत्र मास क्यों बोलते हैं शायद हमको नहीं पता। हम याद कर लेते हैं कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ ये सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस में हम लोगों को अपने हिंदू महीने बोलना चाहिए या वैदिक महीने बोलना चाहिए। हिंदू महीने नहीं बोलना चाहिए, वैदिक मंथ है ना, ये साइंटिफिक मंथ है, इनके नाम ऐसे क्यों दिए। चैत्र मास की पूर्णिमा को, यानी प्रत्येक मास की पूर्णिमा को सबसे पहले जो नक्षत्र उदय होता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उस पूर्णिमा के दिन उस नक्षत्र के नाम पर उस महीने का नाम पड़ा। जैसे चैत्र मास है, इसमें चैत्र चित्रा नक्षत्र, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है, इसलिए उस महीने का नाम चैत्र पड़ा। वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन। एक और उदाहरण देता हूं, अश्विन मास है या कार्तिक मास है, कार्तिक मास की पूर्णिमा में चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में एंटर करता है, इसलिए उस मास का नाम कार्तिक मास पड़ा। ये शो करता है कि ये मंथ के नाम भी नक्षत्र के आधार पे दिए हैं, तो निश्चित तौर पे इन नक्षत्रों का कितना प्रभाव है। उन मंथ्स के आधार पे हम लोगों ने डिसाइड किया कौन सी ऋतु होगी, उस ऋतु के आधार पे हमने दोष पढ़े कि किस किस ऋतु में कौन कौन से दोषों का संचय होता है, किनका प्रकोप होता है, किनका शमन होता है। अब अगर हमको मास पता है, नक्षत्र पता है, तो हम उसको समझ सकते हैं ना। ये ग्रॉस करते चले गए हम, लेकिन फाइन लेवल पे नक्षत्र है, हर चीज के पीछे नक्षत्र है। यानी अगर किसी ऋतु में किसी दोष की वृद्धि होती है, दोष का प्रकोप होता है, सामान्यतः जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है, फाइनल ईयर बहुत बार पढ़ने को मिलता है। तो उस महीने में उस दोष का प्रकोप होता है, यानी उस महीने में हमारे उस ऋतु में उस दोष का प्रकोप होता है। तो उस ऋतु में 2 महीने आते हैं, वो 2 महीनों में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं हमारे सामने है, तो उस नक्षत्र यानी उस नक्षत्र के दौरान उन दोषों का प्रकोप होता है। कुछ नक्षत्रों में उन दोषों का शमन होता है, कुछ नक्षत्रों में उन दोषों का संचय होता है, यानी डायरेक्टली दोषों के ऊपर प्रभाव डालते हैं हमारे नक्षत्र। थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। एक और उदाहरण देता हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन नक्षत्र एंड मेडिसिनल प्लांट्स। द्रव्य गुण में जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारा एक टेबल मिलती है हमको, बहुत सारे लगभग सभी आयुर्वेदिक कॉलेज में नक्षत्र वाटिका होती है, ग्रह वाटिका होती है, नक्षत्र वाटिका होती है। यानी प्रतिनिधि द्रव्य, उन नक्षत्रों के प्रतिनिधि द्रव्य हमारे पास उपलब्ध हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने खोज के निकाले। आप सपोज कीजिए किसी नक्षत्र का हमको पता है इस नक्षत्र से ये बाधा उत्पन्न हुई है या ये रोग उत्पन्न हुआ है, तो उस रोग के शमन के लिए क्या करें। ये जो पूजा अर्चना, इस चीज का दान देना है, लाल कपड़ा चाहिए, इतनी मूंग की दाल चाहिए, ये सब बाद में जुड़ता चला गया, ये व्यवसाय के रूप में जुड़ता चला गया, या अन्य बाद में जो अन्य ग्रंथ है जो जिनको हमको शास्त्र नहीं मानना चाहिए, वो बाद के लेखक हैं, उन्होंने लिखा। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ शास्त्र हैं, जैसे चरक संहिता, शिशु संहिता, वाग्भट संहिता, और कुछ बाद के लेखकों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो हम प्रमाणिक किसको मानते हैं, चरक संहिता को, शिशु संहिता को, वाग्भट संहिता को। किसी भी चीज पे हमारा अगर क्लैश होता है कभी भी कि नहीं साहब उन्होंने तो ऐसा माना या नहीं माना है, तो उसको कंफर्म करने के लिए कहाँ जाते हैं हम लोग, संहिता उठाते हैं, संहिता से चेक करते हैं। तो वैसे ही अगर अब नक्षत्र के बारे में हमको कुछ भी ट्रीटमेंट करना है तो उसके जो प्रतिनिधि मेडिसिनल प्लांट्स बताए गए हैं उनको जल दिया जा सकता है, उनको लगाया जा सकता है, उन पौधों की सेवा की जा सकती है, तो सबसे आसान है। इसमें हमको कोई मीडिएटर नहीं चाहिए, कोई बहुत पूजा पाठ नहीं चाहिए,
कोई स्पेशल पंडित जी आके बताएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको नक्षत्र पता है, उसका प्रतिनिधि प्लांट पता है, हमको हमारे लगता है हमारे पेशेंट में ये वाले नक्षत्र की वजह से इसको ये उत्पन्न होने वाली है, ये बीमारी उत्पन्न होने वाली है, या ये बीमारी चल रही है, इस नक्षत्र की शांति करानी है। इस नक्षत्र की शांति कैसे कराएंगे? सबसे आसान है, उस नक्षत्र का जो प्रतिनिधि पौधा है उसकी सेवा करने के लिए उसको बोलिए, बहुत आसान है। मैं थोड़ा आगे बताता हूँ कि कैसे कैसे ये बांटा गया है। अब देखिए, अश्विनी के प्रतिनिधि बताए केला, आक और धतूरा। ये जहाँ 2 या 3 हैं वहां पे यानी अलग अलग आचार्य ने अलग अलग माना है ना। किसी आचार्य ने केला माना है, किसी ने आक भी माना है, किसी ने धतूरा भी माना है। ये 3 शब्द क्यों हो जाता है? क्योंकि जो वैदिक शब्द हैं, एक एक वैदिक शब्द के 50-50 अर्थ होते हैं। जैसे हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं ना अपने आयुर्वेद में, तो एक श्लोक का अगर हम सही से ना पढ़ें तो अर्थ कई कई अर्थ निकलते हैं, निरुक्ति के आधार पर कई कई अर्थ बताते हैं, परिभाषाएं कई कई होती हैं। वैसे ही वैदिक संस्कृत में और भी क्लिष्ट है, वैदिक संस्कृत में और भी ज्यादा मीनिंग होते हैं। तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, ये सब ऐसे पौधे हैं जो हमारे पास आसानी से हमारे आसपास उपलब्ध रहते हैं। रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, पीपल, श्लेषा, नाकेतर या चंदन, ऐसा ये सारे सारे हमारे प्रतिनिधि हैं हमारे नक्षत्रों के। 27 नक्षत्र यहाँ पे आपके सामने इस समय है। नक्षत्र 27 ही क्यों हैं और है ना, ये इससे आगे वाली स्लाइड्स में मैं बताने वाला हूँ ये 27 कैसे डिसाइड है। और एक उदाहरण देता हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन नक्षत्र एंड दिशा। हम लोग काल, दिशा, आत्मा, मन पढ़ते हैं, पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ते हैं, और उसके अलावा और बहुत ज्यादा दिशा का यूज हम लोग कम करते हैं, अपने आयुर्वेद में किया जा सकता है। पंचकर्म जब करते हैं वहां दिशा का यूज होता है, किस दिशा की ओर मुख करके हमको वमन कराना है। या रस शास्त्र में जब रसशाला का निर्माण है तो वहां बहुत विशेष यूज है दिशाओं का। तो यहाँ हमारे आचार्यों ने इसकी भी व्याख्या करी है कि नक्षत्र और दिशाओं का भी संबंध है। अगर अभी बहुत आजकल के विज्ञान के अनुसार सोचेंगे तो भाई अगर इस तरफ मुंह नहीं करेंगे, उस तरफ मुंह करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर पूर्व की तरफ मुख करके नहीं बैठेंगे हम लोग वमन के लिए, पश्चिम की तरफ मुख करेंगे, तो भाई वामक द्रव्य दिया है, सम्यक स्नेहन हुआ है, तो वमन तो वामक द्रव्य कराएगा, हमारी वमन औषधि कराएगी। वमन के लिए कर सकते हैं। ईशान, वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय, इनके सारे संबंध है ना। 3-3 नक्षत्र लगभग हमारे सभी दिशाओं को डिसाइड करते हैं या उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जिस नक्षत्र से संबंधित काम है ना, इन नक्षत्रों के बहुत सारे काम दिखाए गए हैं, अलग अलग उनका अधिकार है। तो उनके अधिकार से संबंधित जो काम करना है वो यदि उस दिशा में किया जाएगा तो ब्रह्मांड हमारी हेल्प करता है उसको। जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि ब्रह्मांड कैसे हेल्प करेगा। क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में कि वो कर तो सब हम रहे हैं या पेशेंट कर रहा है, ब्रह्मांड कैसे मदद करता है? जैसे हम वमन कराते हैं यदि पंचकर्म में, तो वसंत ऋतु में वमन कराना सबसे सरल होता है, सबसे कम कष्टकारी होता है। Hello, Dr. Karthik. Move the slides. Kindly move the slides, please. Which slide? अब आप देख रहे हैं कि नक्षत्र दिक् चक्र देख पा रहे हैं? नहीं. ओके, मैं दोबारा से एक बार इसको है ना लॉग आउट करके। Yes, it was visible for a second. It was visible. No problem. दोबारा करता हूँ, no problem. Okay, thank you. क्या अब आप लोग देख पा रहे हैं नक्षत्रों और दिशाओं का संबंध जो जी।
हाँ जी ओके, हाँ जी डॉक्टर चलिए साहब आगे दिख रही बढ़ते है। हैं। ठीक है मैम। तो ये जो दिशाएं हैं, ये हर एक दिशा के कुछ निश्चित नक्षत्र हैं, और उन नक्षत्रों के जो कार्य निश्चित हैं उनसे संबंधित। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, किसी नक्षत्र का काम है वेधन करना, तो अगर उस दिशा की तरफ हमारा सर्जरी से संबंधित कोई काम होगा, तो वो उसमें ब्रह्मांड हमारी हेल्प करेगा। अब ब्रह्मांड हेल्प कैसे करेगा, ये उदाहरण दे रहा था ना, जैसे वमन कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि वसंत ऋतु में वमन हम लोगों ने हर ऋतु में कराते हैं, रोगी के लिए तो हर ऋतु में कराते हैं, हेल्दी पर्सन के लिए बोला है केवल वसंत की वमन, है ना। वसंत ऋतु में तो सभी को करना चाहिए अपनी हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए। तो वसंत ऋतु में जब हम वमन कराते हैं तो सबसे ज्यादा ईजी होता है पेशेंट के लिए भी और एक चिकित्सक के लिए भी वमन कराना, क्योंकि प्राकृतिक रूप से कफ का प्रकोप होता है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस प्रकृति में आते हैं। तो उसी तरह उस नक्षत्र की दिशा में अगर हम पर्टिकुलर वो चीज बनाते हैं जो उसका अधिकार है उस नक्षत्र का, तो हमको वो काम करने में वहां सुगमता होगी। इस दृष्टि से ये चार्ट हम लोगों को वैदिक ऋषि मुनियों ने बना के ये बताया है कि किस दिशा में कौन से नक्षत्रों का वास होता है या अधिकार होता है। चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ नक्षत्र। ये नक्षत्र कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ग्रहों के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं कि कितने ग्रह हैं, और उनके प्रभाव भी लगभग लगभग सभी लोग समझते हैं, क्योंकि वो आजकल सामान्यतः आजकल के ज्योतिष में बहुत यूज होता है, और अखबारों वगैरह में भी जहाँ ज्योतिष का अंक होता है अखबार में या न्यूज चैनल्स पे हम देखेंगे तो उसमें राशि के अनुसार फल बताया जाता है या ग्रहों के अनुसार फल बताया जाता है। तो नक्षत्र के बारे में थोड़ा समझेंगे कि नक्षत्र एग्जैक्टली है क्या। कितने होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। अश्वनी से शुरू करते हैं और रेवती तक जाते हैं। एक अभिजित नक्षत्र और होता है जिसको मिला के 28 नक्षत्र बताए जाते हैं, टोटल 28। तो अभिजित को कुछ आचार्य मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, इसलिए मैंने यहाँ शामिल नहीं किया, है ना। कुछ स्टूडेंट्स पहली बार सुनेंगे, उनके लिए बहुत नया होगा, तो अगर 28 और 27 के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 27 नक्षत्र हैं, है ना। अभिजित को कहीं कहीं माना जाता है, किसी किसी संदर्भ में, कहीं कहीं नहीं माना जाता है। ये अभिजित बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे पास दोष के बारे में हम पढ़ते हैं, वात पित्त कफ, और किसी किसी ने रक्त भी बोला है। अब रक्त को दोष बोला नहीं बोला वो आप लोगों को सबको मालूम है ना। और अगर उनको कहीं एक जगह दोष के रूप में उन्होंने वर्णन किया आचार्य सुश्रुत ने, तो उसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए किया कि वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अर्ध चिकित्सा भी बोला अगर रक्त मोक्षण कराया जाता है, आधी 50% बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर किसी रेफरेंस में अभिजित को हम यूज करते हैं। अभिजित नक्षत्र 28वां नक्षत्र माना जाता है, कहीं कहीं उसको यूज करते हैं हम लोग, क्लिनिकल उसमें यूज करते हैं। जब प्रिडिक्शन करा जाता है नक्षत्र का, वहां पे अभिजित नक्षत्र को यूज करते हैं। अदरवाइज 27 नक्षत्र हमको सामान्यतः मान्य चाहिए। अब इन 27 नक्षत्र में ये 27 कैसे हो गए, किसने डिसाइड किया कि ये 27 है, कैसे पता लगा कि ये 27 ही है। अब भाई आकाशीय पिंड है, आकाश में नक्षत्र हैं, तो असंख्य तारे हैं, तो कैसे डिसाइड किया कि कौन से वाले 27, भाई 28 भी हो सकते थे, 30 भी हो सकते थे, असंख्य भी हो सकते थे, कई सौ हो सकते थे, आसमान में तो इतने सारे दिखाई देते हैं। तो ये 27 कैसे डिसाइड हुए, इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। ऐसा नहीं कि किसी आचार्य ने बोला उसके बाद सब माने चले जा रहे हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये 100% साइंटिफिक है। जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति करता है आकाश में, तो उस पूरे ऑर्बिट में 27 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तारों के ऐसे समूह हैं जो गुच्छ के रूप में दिखाई देते हैं, ग्रुप है इनका तारों का। तो जब चंद्रमा एक दिन से अगले दिन में जाता है तो वो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टार्स के सामने दिखाई देता है, यानी उसके पीछे वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं। ओके, तो ये 27 ऐसे 27 बार गति करता है चंद्रमा। अब तो पूरा मंथ कंप्लीट हो जाता है, तो पूरे मंथ में इन 27 तारों के समूह में चंद्रमा गति करता है। क्या आपको प्रेजेंट स्लाइड दिख रही है? क्या आप लोग देख पा रहे हैं प्रेजेंट स्लाइड? हाँ जी डॉक्टर साहब, दिख तो रही है एक स्लाइड। हाँ जी, इसमें चंद्रमा दिखाई दे रहा है आप सबको? हाँ जी, चंद्रमा दिखाई दे रहा है रोहिणी के पास। बिल्कुल, रोहिणी के पास। तो ये जो हरे रंग से लिखा है कृतिका, रोहिणी, मार्गशीर्ष,
ये नक्षत्र हैं। और इसके पीछे जो पीले रंग से लिखा है टेरस, जेमिनाई, एरीज, ये हमारे राशियां हैं, जिनको हम राशि बोलते हैं आजकल, है ना, राशि फल देखते हैं जो, ये राशियां हैं। तो राशियां तो 12 होती हैं और ये नक्षत्र हमारे 27 होते हैं। तो जब चंद्रमा एक दिन गति करता है तो किसी एक नक्षत्र में होता है, अगले दिन फिर किसी दूसरे नक्षत्र में होता है, फिर तीसरे दिन किसी और नक्षत्र में, इस तरह से 27। अभी क्वेश्चन आ सकता है मन में कि महीने में दिन तो 30 होते हैं, लेकिन ये 27 है, तो बाकी 3 दिन चंद्रमा कहाँ जाता है? तो चंद्रमास और सूर्यमास में डिफरेंस, चंद्रमास और सूर्यमास में डिफरेंस है। हम लोग मंथ में जो अभी अंग्रेजी कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं वो सूर्यमास के अकॉर्डिंग करते हैं, सूर्य से कैलकुलेट होता है वो। जो हमारे वैदिक काल में यूज होता है या हमारे वैदिक साइंस में जो यूज होता है वो चंद्रमास यूज होता है अधिकतम। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी किसी भी अंग्रेजी महीने में ऐसा नहीं होता कि तिथि क्षय हो गई कोई, है ना। नवरात्र में आपने देखा होगा कि एक ही दिन में 2 नवरात्र हैं, कि भाई षष्ठी भी आज ही है और सप्तमी भी आज ही है। ऐसा तो कभी नहीं होता, डेट तो सेम रहती है, भाई 4 तारीख के बाद 5 तारीख आएगी, 5 के बाद 6 आएगी। कभी ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में आज 4वीं तारीख है और 5वीं तारीख है, ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो सूर्य से उसको नापते हैं, सूर्य के अकॉर्डिंग उसको बनाया गया है। आधुनिक कैलेंडर जो इस समय हम लोग देखते हैं अंग्रेजी कैलेंडर, हमारा जो वैदिक कैलेंडर है वो चंद्रमास से चलता है, चंद्रमा के अकॉर्डिंग चलता है, इसलिए उसमें तिथि क्षय भी होता है और तिथि वृद्धि भी हो जाती है बहुत बार। कि इस बार भाई एक ही तारीख 2 बार है, तो तिथि वृद्धि और तिथि क्षय का कॉन्सेप्ट केवल चंद्रमास में होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर कहीं भी बाहर खड़ा होकर मैदान में अपने ऊपर के आकाश को देखना चाहे तो कोई डिवीजन नहीं है कहीं, पूरा 360 डिग्री हम लोग देख सकते हैं। अब अध्ययन की दृष्टि से इस 360 डिग्री को डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको डिवाइड कैसे करें? वहां पे कोई किलोमीटर के माइलस्टोन तो है नहीं कि वहां लगा है ना, या उस शहर का नाम लगा है या फिर उसके बाद उस शहर का नाम लगा है, जैसा हम नक्शे पे देख पाते हैं। ये तो आकाश है, इसमें तो समझना बहुत मुश्किल है। उसको समझने के लिए वैदिक ऋषियों ने इन नक्षत्रों की, है ना, कल्पना नहीं की, इन नक्षत्रों को पहचाना उन लोगों ने। तो पूरे 360 डिग्री को आकाश के इन नक्षत्रों के आधार पे 27 से डिवाइड किया। यानी ये नक्षत्र स्थिर दिखाई देते हैं, है ना, वैदिक काल से दिखाई दे रहे हैं, आज भी हमको दिखाई दे रहे हैं और आगे भी लगातार दिखाई देते रहेंगे। ये नक्षत्र वो नक्षत्र हैं जो जिनसे नासा भी डिस्टेंस कैलकुलेशन करता है। किसी ग्रह की, किसी दूसरे गैलेक्सी की जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, ये नक्षत्रों की हेल्प से ही कर पाते हैं। तो इस 360 डिग्री को, हमारे सिर के ऊपर जो आकाश है उसको अध्ययन करना था, तो 360 डिग्री है, उसको पढ़ने के अध्ययन की दृष्टि से उसको 27 से डिवाइड किया। जो नक्षत्र की, भाई इस नक्षत्र से इस नक्षत्र के बीच में ये चीजें हैं, तो कर सकते हैं। तो कुछ तो स्थिर करना था, तो ये नक्षत्र वो माइलस्टोन है। अच्छा, 12 राशियां हैं, तो 12 राशि से अगर डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आता है एक राशि के हिस्से में। यदि हमारे 27 नक्षत्रों से 360 डिग्री को डिवाइड करते हैं तो एक नक्षत्र के हिस्से में 13 डिग्री और 20 मिनट ये स्पेस आता है। ओके, जो मैंने बताया उसी का उदाहरण है ये जो चित्र हमको दिखाई दे रहा है। क्या आप सब लोग देख पा रहे हैं इसको? ओके, इसमें एक व्यक्ति बैठा है चित्र के बीच में, उसने अपने सिर के ऊपर हाथ किया हुआ है, एक उंगली से वो इशारा कर रहा है। यानी कहीं भी बैठ के, आकाश के नीचे अगर हम कहीं पर भी बैठेंगे और बिल्कुल उसको अपना मध्य मानेंगे कि हम मध्य में बिल्कुल बैठे हैं और हमारे ऊपर पूरा आकाश है, हम अध्ययन करना है, तो इसको इन 27 नक्षत्रों में बांटा जा सकता है। इसमें सबसे पहले अश्वनी है, आप देखेंगे नंबर 1 पढ़े हुए हैं, 1 से लेकर 27 तक। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा और, है ना, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, इस तरह से पूरा बांटा गया है। उसके ऊपर जो साइन बने हुए हैं, जहां नक्षत्र लिखते हैं उसके ऊपर जो साइन बने हुए हैं वो राशियों के हैं। यानी एक राशि में 2 नक्षत्र प्लस तीसरे नक्षत्र का एक पाद। पाद का मतलब है 1/4, है ना। जैसे हम संस्कृत में समय जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं पादोन, यानी 15 मिनट कम, जिसको हम पौना बोलते हैं, है ना। 3:45 को पादोन चतुर्थ, पादोन चतुर्थ। और अगर 15 मिनट ज्यादा बोलना होता है, यानी 1 क्वार्टर ज्यादा बोलते हैं, तो सपाद,
सपाद पंचवादने, यानी 5:15 बजे, यानी 5:15 मतलब यानी 1 क्वार्टर एक्स्ट्रा, यानी 5 प्लस 0.25 उसमें प्लस हो जाता है। तो ऐसी एक राशि में 2 नक्षत्र के पूरे पूरे 4 पाद, यानी पूरे फुल, और तीसरे नक्षत्र का क्वार्टर पार्ट आता है। हाउ नक्षत्र आर डिसाइडेड, है ना, कैसे डिसाइड करते हैं ये नक्षत्र, है ना, हमको कैसे पता लगेगा अगर हमको किसी रोगी के लिए अध्ययन करना है। ये तो हो गया कॉस्म के लिए, है ना, ब्रह्मांड में हम लोग कैसे अध्ययन करते हैं। अब व्यक्ति के लिए कैसे अध्ययन करेंगे हम लोग, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी रोगी के बारे में यदि अध्ययन करना है, या वो रोगी कब होगा, या किस किस रोग, कौन कौन से रोग उसको हो सकते हैं, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के नजरिए से अगर ये देखना है तो हमको हाउ नक्षत्र आर डिसाइडेड। तो जन्म के समय पे चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो नक्षत्र उस जातक का या उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र कहलाता है ना। हम अपनी अपनी किसी भी जन्म कुंडली में देख सकते हैं, नहीं तो जन्म कुंडली के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम लोगों के पास अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, और बहुत सारी ऐप्स भी हैं। किसी को भी आप डाउनलोड कीजिए, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालिए, और उसके बाद आप नक्षत्र को देख सकते हैं। जिस नक्षत्र, जब आपका जन्म हुआ उस जन्म के समय में चंद्रमा किस नक्षत्र में था वो आपका जन्म नक्षत्र कहलाता है। इन वैदिक संस्कृत नेमिंग इज नॉट डिसाइडेड बाय ऋषि बट इज डिसाइडेड बाय नक्षत्र, नॉट राशि, है ना। हमारे जो नाम रखे जाते हैं, जो हमारे नाम रखे जाते हैं वैदिक परंपरा में, वो राशियों के अनुसार हम लोग देखते हैं कि भाई ये राशि है तो इसमें ये होंगे, पर ऐसा है नहीं। वो राशि से देख के नाम निश्चित करना प्रतीत होता है, पर उसके पीछे नक्षत्र होते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, यानी 2 नक्षत्र पूरे और तीसरे नक्षत्र का एक चरण, पहला चरण, है ना, 4 चरण माने तो पहला चरण होता है। तो नक्षत्र के आधार पर ही हम सबके नाम वैदिक परंपरा में डिसाइड होते हैं। ये उसका उदाहरण आगे देता हूं। जैसे अश्विनी नक्षत्र, यानी किसी जातक का अगर जन्म होता है और उस जन्म के समय में उसका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, तो उसका नाम च, के, टो, ला, इन 4 वर्णों से बन सकता है ना। इसी तरह भरणी, कृतिका, रोहिणी आप सबका देख सकते हैं। यानी नक्षत्र ही हैं जो डिसाइड करते हैं कि किसी जातक का क्या नाम होना चाहिए या किस वर्ण से उसका नाम होना चाहिए। नक्षत्र इफेक्ट, अभी क्या है, ये नक्षत्रों का हमने पढ़ा कि नक्षत्र क्या है, किसी रोगी का या किसी स्वस्थ व्यक्ति का हमने जन्म नक्षत्र जानना सीख लिया कि उसका हमें कैसे पता लगेगा उसका कौन सा नक्षत्र है। अब बहुत सारे नक्षत्र जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, ये हमारे शरीर के किन किन भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। कैसे पता लगाएंगे कि किस नक्षत्र में अगर गड़बड़ हो रही है या गड़बड़ है तो उससे हमको कौन सा रोग होने वाला है या कौन सा रोग हो सकता है। उसके लिए टेबल है ना। ये हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे दोनों पैरों का मूल नक्षत्र, पिंडलियां रोहिणी नक्षत्र, घुटने अश्विनी नक्षत्र, है ना। ऐसे जांघे, कटी, पेट के पार्श्व, पेट, छाती, पीठ, भुजाएं, हाथ, ऐसा बहुत सारा वर्णन है। अलग अलग आचार्यों ने डिटेल में इसको काल पुरुष की संज्ञा दी, है ना। इस तरह के वर्णन को उन्होंने काल पुरुष कहा। जैसे माथा है, सिर है, भरणी नक्षत्र, आंखें हैं, मृगशिरा नक्षत्र उसका प्रतिनिधित्व करता है। यानी मृगशिरा में अगर कोई गड़बड़ है या वो किसी ऐसे ग्रहों के संपर्क में आ रहा है जो क्रूर ग्रह हैं या पाप ग्रह हैं, तो डेफिनेटली आंखों से होने वाले रोग उस व्यक्ति में उत्पन्न हो सकते हैं। ये एक दूसरे आचार्य के अनुसार वर्णन है, जिसमें अश्विनी को सिर का, है ना, सिर का प्रतिनिधि बताया है, भरणी को माथे का, कृतिका को भुएं का, है ना, विशाखा को नाभि का, अनुराधा को कमर का, धनिष्ठा को जंगा का, है ना, ऐसा रेवती को पैर का। तो अलग अलग नक्षत्रों को, अगर हमको नक्षत्र के बारे में पता लग जाए किसी रोगी के या स्वस्थ व्यक्ति के, तो उससे संबंधित उसको कौन सा रोग हो सकता है, ये हम लोग उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। नक्षत्र हमने वैदिक काल में बताए, वैदिक काल से अब तक लगातार चले आ रहे हैं। तो मन में एक जिज्ञासा होती है विद्यार्थी के कि जैसे वात पित्त कफ है,
तो वातपित्त कफ का कोई नापने का मेजर नहीं है ना। अगर मॉडर्न साइंस में कोई पूछना चाहे कि भाई मेरी बात कितनी हो गई है, तो बताना बड़ा मुश्किल है। आप लोग वातपित्त कफ मानते हो, कोई वैज्ञानिक बोले, कोई आईआईटी का स्टूडेंट बोले, छात्रों से बहुत मुलाकात होती है, बहुत सारे वैज्ञानिकों से मुलाकात होती है, तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि कैसे काम करते हैं या क्या है, फिजिकली क्या है। लेकिन ये नक्षत्र एक ऐसी चीज है क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है। तो ये वैदिक काल में जो थे ये आज भी हैं। इनके नाम इस समय जो है, नासा जो इनको अलग अलग नाम से मानता है, वो नाम मैंने इस टेबल में अरेंज करे हैं। यानी अश्विनी जो हमारा है उसको क्या बोलते हैं, है ना, भरणी को, कृतिका को, रोहिणी को, यानी 28 के 28, यहाँ पे पूरे 28 बता दिए गए हैं, ताकि अभिजीत नक्षत्र को भी जिस स्टार को आज उससे कंपेयर करते हैं वो कंपैरिजन, ये कंपैरेटिव टेबल है। ये सारे स्टार्स स्काई में दिखाई देते हैं और एविडेंस है ये सारे, इनकी सारे की स्टडी मॉडर्न साइंटिस्ट भी सब लोग करते हैं हमारे नक्षत्र। नक्षत्र विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको तो कितना भी लंबा इलेबोरेट किया जा सकता है, पर आज पहली क्लास है नक्षत्र विज्ञान से संबंधित, तो शायद इतना ही काफी है ना। नक्षत्र विज्ञान में आगे ग्रह विज्ञान भी है और राशि विज्ञान भी है। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे प्रयोग हैं। हमने आयुर्वेद में और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, जैसे शुभ नक्षत्र, मुहूर्त, मुहूर्त, है ना, मुहूर्त का वर्णन है कि शुभ मुहूर्त में कोई काम करना चाहिए। मुहूर्त क्या है आजकल कोई नहीं मानता है आसानी से, है ना, लेकिन कभी विशेष प्रयोजन होता है तो मुहूर्त का हम लोग जरूर ध्यान रखते हैं। जैसे विवाह आदि संस्कार है, उसमें मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोई हम भूमि पूजन करते हैं तो शुभ मुहूर्त में करते हैं। तो ये मुहूर्त भी जो है ये भी नक्षत्रों पर ही आधारित होता है। ये अलग थोड़ा सा विषय पूरा अलग हो जाएगा। तो आज मुझे लगता है शायद इतना काफी है। धन्यवाद, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स की कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, उसको वैज्ञानिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर हार्दिक आप कंटिन्यू करिए, बीच में अगर क्वेरी होगी तो वो चैट बॉक्स में लिखेंगे या फिर वो अपना माइक ऑन करेंगे तब कर लेंगे। तब तक अपने आज के व्याख्यान के चीफ गेस्ट सर का परिचय एवं आशीर्वचन उद्बोधन, है ना बेटा? ठीक है बेटा? हाँ जी मैडम। जी मैडम। ओके जी मैडम। थैंक यू बेटा। तो आज कार्तिकेय सर का व्याख्यान नक्षत्र विज्ञान पर रहा। उसमें उन्होंने मंत्र के साथ नक्षत्र और नक्षत्र के अलग अलग टाइप, आयुर्वेद में उनका कहाँ पर वर्णन है, उन सभी विषयों पर, है ना, उन्होंने डिटेल से हमें पूरा अपना व्याख्यान दिया। आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है वो है डॉक्टर के द्विवेदी सर, जो कि संपूर्णानंदन आयुर्वेद महाविद्यालय जगतगंज वाराणसी में प्रोफेसर के पद पर सुशोभित है। वो डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी है ना? और विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी, पदाधिकारी का पद भी सुशोभित कर रहे हैं। और हाल ही में आयुष मंत्रालय ने जो स्टूडेंट्स वेलफेयर कमेटी जो एजुकेशन के रिलेटेड बनाई है ना, उनमें भी वो एक पद सुशोभित करके है। तो मैं आदरणीय डॉक्टर के द्विवेदी सर को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने वर्ड से, ब्लेसिंग्स ऑफ वर्ड से हमें अनुग्रह करें। आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर के द्विवेदी सर। सबको प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर हार्दिक जी, आज के स्पीकर डॉक्टर कार्तिकेय जी, और इस कार्यक्रम के सबसे प्रबुद्ध अपने जो शाखा स्तंभ कह लीजिए डॉक्टर हेतल जी। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। हालांकि मैंने थोड़ा विलंब से ज्वाइन किया और करीब 4-5 बार प्रयास करने के बाद भी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई,
और हमारे प्यारे श्रोतागण, विद्यार्थी और शिक्षक जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। ये हमें लगता है कि 5 वर्ष पुराना समय से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आयुर्वेद जगत में ये एक बिल्कुल ही अलग प्रकार का निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है। और हम इस कार्यक्रम के बारे में हेतल मैडम को बार बार लिखते रहे हैं, बार बार उनसे निवेदन करते रहे कि 1-2 पेज का एक आलेख दीजिए कि हम लोग इस इतने बड़े कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो हम लोगों की जो पत्रिका है, विश्व आयुर्वेद परिषद की पत्रिका, उसमें छापेंगे, लेकिन किसी कारणों से व्यवधान होता गया। मैं पुनः आग्रह करना चाहूंगा, आज 249वां है और 250वां आप अगले हफ्ते में पहुंच जाएंगी। तो इस हफ्ते तक यदि इस कार्यक्रम की कोई 1-2 पेज का राइटअप मुझे मिल जाए तो मैं बड़े शहर जी पुनः मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमें यदि प्राप्त होगा मुझे बड़ी खुशी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इस कार्यक्रम में भले नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन इस कार्यक्रम की चर्चा हमारे जो विश्व आयुर्वेद परिषद का जो केंद्रीय कार्यकारिणी या राष्ट्रीय कार्यकारिणी या कभी भी कोई कार्यक्रम होता है स्पेसिफिकली प्रांतीय लेवल का या राष्ट्रीय स्तर का, तो हम लोग उसको कोट करते हैं। हमारे पीपीटी में वो बना हुआ है, हालांकि उस पीपीटी से परिचय आज हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 40-50 बार तो इस बात को जरूर दोहराया हूँ। जहां भी मैं जाता हूँ, पीपीटी जब मेरी खुलती है उसमें विद्यार्थियों के लिए स्पेसिफिक कार्यक्रम चरक सर्किल का एक कार्यक्रम होता है और इसी से शायद प्रेरित होकर के हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी लोग बार बार सबसे कहते हैं कि हर प्रांत में इस तरह का कार्यक्रम शुरू हो। हम लोगों ने वैसे तो चरक पे लेक्चर अलग अलग कराए हैं, इतना गंभीर चिंतन हमें लगता है इस मंच से हो रहा है और इस मंच में जो लोग भी सहयोगी हैं वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं और हमेशा मेरे लिए आदरणीय हैं। निश्चित रूप से अभी हम CCIM के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर हैं और इस बात पे लगातार हमारे कुरिकुलम के संदर्भ में चर्चा हुई है और ये सभी लोग एकमत हैं कि जब तक हम लोग अपने संहिता को स्ट्रांग नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, वो बेस हमारा नहीं बन पाएगा, हम आयुर्वेद में अपनी गति प्रदान नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हमारे माननीय प्रेसिडेंट CCIM ऑफ BOG बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वैद्य जयंत देव पुजारी जी ने इस बात पे भी बल दिया और आगे आने वाले हम लोग अपने कुरिकुलम में ये विचार रखते हैं कि कम से कम एक विद्यार्थी जो 4.5 वर्ष का कार्यक्रम समाप्त करके अपना कोर्स पूरा करके जाता है तो कम से कम उसको एक संहिता का अध्ययन संपूर्ण रूप से प्राप्त हो। और इसके लिए हम लोगों ने संस्कृत में भी थोड़ा फेरबदल करने के लिए हम लोगों ने कदम उठाए हैं और ये माना जाता है कि प्रथम वर्ष में संस्कृत की जो पढ़ाई हो रही है हमारे विद्यार्थियों में BA-MS में, वो किसी भी प्रकार से उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती जितनी हमारी अपेक्षा है। तो इसलिए हम लोगों ने उसमें भी थोड़े बदलाव के कोशिश कर रहे हैं और आप सब लोगों का आशीर्वाद उसमें रहेगा और उसमें हम लोगों ने देश भर के विद्वानों को चिन्हित किया है, उनके साथ बैठ करके हम कुरिकुलम बनाएंगे और मैं समझता हूँ कि जब तक हम अपना संहिता का जो बेस है वो हम मजबूत नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे तब तक हम आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन हमारा अपूर्ण रहेगा। मैं इतनी ही बातें आज कहूंगा और इसके लिए मुझे जितना भी मैं धन्यवाद दूं आप लोगों का, सारे ऑर्गेनाइजर्स का, मुझे लगता है कि कम होगा। और हेतल मैडम को तो मैं दिल से शत नमन करते हुए कि ये कार्यक्रम वो कर रही हैं और मेरी क्या कहते हैं कि इस विनती को भी जरूर सुने आप कि मैं पिछले 2-3 वर्षों से कह रहा हूँ कि 1 पेज का राइटअप या 2 पेज का राइटअप हर बार कम से कम हम लोग दें। इसी बहाने कुछ बच्चों का लेखन शैली बढ़ेगी और ये संदेश जाएगा पूरे देश में। आचार्य बलदेव धीमान जी भाई साहब दिखाई पड़ रहे हैं, मैं उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये तो हमारे सब अग्रज हैं और इनका हमेशा मुझे डांट भी मिलती रहती है और दुलार भी करते रहते हैं और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही मुझे आप डांटते भी रहें इसी कार्य के लिए और दुलारते भी रहें
इन शब्दों के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित लोगों का बहुत बहुत कोशिश धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम, प्रणाम, धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जो है ना, बल्कि है ना सारे स्पीकर के नाम 250 तक टाइप करके भी रखे हैं भाई साहब। मैं सोच रही थी आपको भेजने के लिए, मैंने कहा भैया ने बहुत समय से कह रखा है, तो जरूर मैं भाई साहब भिजवाऊंगी ये। मेरे पास प्रमाण है, भाई साहब से पूछिए, मैंने भाई साहब से कितनी बार कहा है, क्योंकि भाई साहब केवल डांटते हैं और हमारा काम नहीं करते। नहीं भाई साहब, मैं पक्का करूंगी, और मैंने इसीलिए है ना उसके नाम सहित भी रख रखे, बस लास्ट वाले 2-3 बाकी है, उसके साथ मैं करती हूँ भाई साहब। मुझे नाम की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो ये है कि हमारा इतने मतलब 250वां हमारा होने जा रहा है, तो अगली जो हमारी जो अंक आ रहा है वो जुलाई में आएगा, तो जून के लास्ट तक मुझे मिल जाए कि उसमें क्या स्थिति है। एक पेज का राइटर, 2 पेज का राइटर, उसका क्या हमारा अभी तक जो किया है हमने, उसका क्या परिणाम भी आया है, सकारात्मक जो परिणाम आए हैं बच्चों में, जो बौद्धिक क्या कहते हैं इच्छा शक्ति बढ़ी है, बच्चों का ज्ञानवर्धन हुआ है, बच्चों की क्या कहते हैं कि कैपेसिटी बढ़ी है, बच्चों को शास्त्र पढ़ने की अभिरुचि बढ़ी है, सारी चीजें, क्योंकि हम कोई कार्य करते हैं तो इसके पीछे एक उद्देश्य होता है कि हम अपने बच्चों को अधिक से अधिक शास्त्र का ज्ञान दे सकें। ये मेरा निवेदन है। जी भाई साहब, बस ये जो डॉक्टर हार्दिक दिख रहे हैं वो है ना, ये वेब का ही प्रोडक्ट है, और हमारे बहुत अच्छे भी है। हाँ जी, हाँ जी, भाषा गुजराती है, नहीं गुजराती है सर, मगर वो यहाँ से पीजी करके गया सर, यही राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में पीजी करके गया, और जब मुझे कोई स्पीकर नहीं मिलता था भाई साहब, तभी हमारे ये स्पीकर भी है, लर्नर भी है, स्पीकर भी है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि बढ़िया है। ऐसे ही तो हम लोगों को चाहिए, नहीं हो वहाँ हम फिल इन द ब्लैंक करेंगे। जी हार्दिक जी कहाँ पे हैं? सर अब मैं राजकोट में हूँ सर। राजकोट में है? जी सर, जी ठीक है, तो मुझे आप अपना नंबर भेजिएगा। जी सर, जी सर। मैं आपसे फिर अलग से बात करूंगा। अच्छा, अब इस कार्यक्रम के पश्चात क्या ये समापन हो रहा है या अभी आगे कंटिन्यू करेंगे आप लोग? नहीं भाई साहब, बस समापन ही हो रहा है, बस 2-3 मिनट शांति मंत्र रहेगा, शांति मंत्र रहेगा। जी भैया, उसमें 4 से 7 लिखा हुआ है, 4 बजे से 7 बजे तक का टाइम दिया हुआ है उसमें। नहीं 7 तो ऐसे गलती से हो गया होगा। नहीं, वो जैसे 4:15 बजे से शुरू होता है, स्पीकर जी जितना भी बोले घंटा 1.5 घंटा तो उतना रहता है, थोड़ा सा चर्चा में समय जाता है, बस 1-2 क्वेश्चन है भाई साहब, वो ले लो फिर समापन करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी भाई, जी भाई साहब। डॉक्टर हार्दिक बेटे, इसमें है ना 1-2 क्वेश्चन है, इसमें से आप देख लीजिए, है ना। जैसे एक मैं बता देती हूँ, इसमें डॉक्टर कल्पना पवार ने पूछा है कि किस प्रकार की बुक सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी। डॉक्टर कार्तिकेय जी आप है? हाँ बिल्कुल मैम, मैं सुन रहा हूँ। जी जी, तो एक डॉक्टर कल्पना पवार जी ने पूछा है कि भाई किस तरीके से कौन सी बुक आप इसके लिए रिकमेंड करेंगे। वो बच्चों को काफी इंटरेस्ट बढ़ गया है, वो और भी पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में। बहुत अच्छी बात है। एक पुस्तक है वैदिक नक्षत्र ज्योतिष, मैं आपको फोटो भी हाँ, वैदिक नक्षत्र ऑथर भी बता दीजिए डॉक्टर साहब, है ना। मैं टाइप डॉक्टर सुरेश जी, डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्र जी, और ये रंजन पब्लिकेशन दिल्ली की है। ज्योतिष पे बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ ग्रंथ प्रमाणिक होते हैं, तो वो पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये वैदिक नक्षत्र ज्योतिष उन्हीं में से एक ग्रंथ है, बहुत सरल है, और जो स्टार्ट कर रहा है, पहली बार पढ़ना शुरू करेगा, उसको इसको जरूर पढ़ना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा, आपने बहुत ही सिंपल से आपने बताया और इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए सिंपलेस्ट और जिसमें अच्छा ज्ञान हो उसी के लिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल, ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत डिटेल इसमें एक्सप्लेनेशन है और बहुत इजी है।
कोई और क्वेश्चन? बहुत से कॉलेजेस ने, डॉक्टर कार्तिकेय जी, जी भाई साहब, बहुत से कॉलेजेस ने अपने नक्षत्र वाटिका अपने अपने महाविद्यालयों में लगाई हैं। जी ऐसा मुझे 3-4 जगह देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि इसको भी हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए। और कार्तिकेय जी से निवेदन है कि एक आलेख जो है इस तरह का जरूर दें, क्योंकि जब तक हम लोग इस बात की चर्चा नहीं करेंगे, पेपर पब्लिश नहीं करेंगे, तो जनसामान्य को इसकी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाएगी। तो मेरा विनम्र निवेदन होगा कि आने वाले समय में आप एक परिचय के तौर पे ही अपने आलेख को जरूर हमारे पास भेजें। मैं आपसे संपर्क करूंगा। जरूर डॉक्टर, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं आपको भेज पाऊँ। जी हार्दिक, हाँ जी जी मैडम। तो आज का ये जो हमारा सेशन रहा वो काफी इंफॉर्मेटिव रहा है ना, हमने काफी सारी कुछ नई चीजें जानने को मिली। तो इसी आशा के साथ हम शांति मंत्र बोलकर इस पूरे सेशन का एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। तो सभी एक साथ मिलकर हम शांति मंत्र बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। ओम शांति शांति।